Hello everyone. Let's continue with the chapter Dynamics of Competitive Strategy. और आज का जो हमारा टॉपिक है, the first topic is Value Chain Analysis. ठीक है, वैल्यू चेन एनालिसिस को समझने से पहले हमें एक टर्म समझनी चाहिए कि वैल्यू चेन का मीनिंग क्या होता है. वैल्यू चेन मीन सिंपली लिंक ऑफ एक्टिविटीज़. ठीक है, ये जो चेन है, ये जो एक्टिविटीज़ का लिंक है, ये क्या प्रोवाइड करता है? ये कस्टमर्स को वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है. ठीक है, बेटर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है ताकि आप मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकें, मार्केट में सिर्फ सर्वाइव ना कर सकें, लीड भी कर सकें. तो ये जो एक्टिविटीज़ है, इन एक्टिविटीज़ की चेन को वैल्यू चेन बोलते हैं. अब कौन सी एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं? एक्टिविटीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी परफॉर्म की जाती है, ऐसे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और अराउंड द ऑर्गेनाइजेशन. कैसे? इन एक्टिविटीज़ को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड सपोर्टिव एक्टिविटीज़. वैल्यू चेन दो तरह की एक्टिविटीज़ से मिलके बना है और इन एक्टिविटीज़ के लिंक को, इन एक्टिविटीज़ को जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड अराउंड द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म की जाती है, इन्हें वैल्यू चेन कहते हैं. ठीक है, तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है? देखो, देयर आर टू काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़, प्राइमरी एंड सपोर्टिव एक्टिविटीज़. प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो होती है जो डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज को रिलेट करती है. ठीक है, डायरेक्टली कस्टमर को रिलेट करती है. जैसे ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल का आना, उस मटेरियल से फिनिश गुड बनना, दैट इज़ प्रोडक्शन, ऑपरेशन. फिनिश गुड्स रेडी होने के बाद में टाइम पर डिस्पैच होना, मार्केट तक पहुंचाया जाना, दैट इज़ कॉल्ड आउटबाउंड लॉजिस्टिक. उसके बाद में उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग, प्रॉपर मार्केटिंग होना, सेल होना, एंड द लास्ट वन सर्विस. तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं जो डायरेक्टली गुड्स के साथ में रिलेटेड है, गुड्स एंड सर्विसेज के साथ रिलेटेड है, ऐसी एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़. देखो इस डायग्राम के अंदर जो लास्ट 5 एक्टिविटीज़ हैं, इनबाउंड लॉजिस्टिक मीन्स गुड्स का आना, फैक्ट्री में आना, प्रेमाइस में आना, इनपुट से रॉ मटेरियल में कन्वर्ट होना, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेशन. प्रोडक्शन को ही ऑपरेशन बोला जाता है. फिनिश गुड जब एक बार बन के रेडी हो गया है तो राइट प्लेस पर राइट टाइम पर उसको डिस्पैच करना, दैट इज़ आउटबाउंड लॉजिस्टिक. लॉजिस्टिक का सिंपली मीनिंग ट्रांसपोर्टेशन से है. ठीक है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक. उसके बाद उसकी मार्केटिंग, सेल एंड लास्ट वन सर्विस. तो these 5 activities are directly related with goods and services. These activities are called primary activities. ठीक है, लेकिन प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अपने आप में प्राइमरी एक्टिविटीज़ का अपने आप में काम नहीं चल सकता. जैसे अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन करने के लिए आपके पास में प्लांट की, फैक्ट्री की एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, या काम करने के लिए रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए आपको लेबर की, एम्प्लॉयज़ की, उनको सुपरवाइज करने के लिए मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. तो ऐसे कुछ सपोर्टिव एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है. इन एक्टिविटीज़ को क्या बोलते हैं? सपोर्टिव एक्टिविटीज़. सो देयर आर 4 काइंड ऑफ सपोर्टिव एक्टिविटीज़ इन वैल्यू चेन. कौन कौन सी? द फर्स्ट वन इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, से प्लांट लेआउट, बेसिक फैसिलिटीज़. ठीक है, किस तरह का प्रीमाइस है, वो सब किस में आएगा? वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, चाहे फिर वो एम्प्लॉयज़ हो, वो मैनेजमेंट हो, तो सारा ह्यूमन रिसोर्स किस में आ जाएगा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में. टेक्नोलॉजी से यूज़ ऑफ आईटी, कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर्स, क्योंकि इनसे अगर हम आईटी को यूज़ करते हैं तो इनसे काम करने की जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होती है, इंक्रीज़ होती है. तो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. एंड लास्ट वन इज़ प्रोक्योरमेंट. प्रोक्योरमेंट का मीनिंग होता है कि गुड एक बार अगर आपके प्रीमाइस में आ चुका है तो उसका राइट टाइम पर उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट में पहुंच जाना. जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल आया है तो राइट टाइम पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पहुंच जाना. स्टेशनरी है तो उसका राइट टाइम पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, या जिस डिपार्टमेंट से ऑर्डर प्लेस किया गया है उस डिपार्टमेंट में टाइम पर पहुंच जाना, दैट इज़ कॉल्ड प्रोक्योरमेंट. क्योंकि मटेरियल का प्रीमाइस में आना, दैट इज़ कॉल्ड इनबाउंड लॉजिस्टिक. लेकिन प्रीमाइस में आने के बाद में कंसर्न डिपार्टमेंट में टाइम पर डिलीवर होना, दैट इज़ कॉल्ड प्रोक्योरमेंट. ठीक है, तो देर आर 5 काइंड्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड 4 काइंड ऑफ सपोर्टिव एक्टिविटीज़. इन एक्टिविटीज़ के
इन एक्टिविटीज़ को कंबाइनली क्या बोलते हैं, वैल्यू चेन बोलते हैं। तो सिंपली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैल्यू चेन? वैल्यू चेन टर्म यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ डिस्क्राइबिंग द एक्टिविटीज़। व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़? एक्टिविटीज़ विद इन एंड अराउंड एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे प्रोडक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन अगर हम मार्केटिंग की बात करें या आउटबाउंड लॉजिस्टिक की बात करें तो ये आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो सारी एक्टिविटीज़ जिससे हम हमारे कस्टमर्स को वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर सकें, जिससे हम हमारे कस्टमर को बेटर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, इन सारी एक्टिविटीज़ को हम कंबाइनली क्या बोलते हैं, वैल्यू चेन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन वैल्यू चेन, प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड सपोर्टिव एक्टिविटीज़। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि इस वैल्यू चेन का एनालिसिस क्यों करना है। ठीक है, वैल्यू चेन एनालिसिस इसलिए करना है क्योंकि अगर इस देखिए वैल्यू चेन की कोई भी एक एक्टिविटी अपने आप में स्ट्रांग है। जैसे प्रोडक्शन बहुत एफिशिएंटली है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन अकेला प्रोडक्शन क्या कर लेगा? टाइम पर अगर मार्केटिंग नहीं होगी, टाइम पर अगर आउटबाउंड लॉजिस्टिक नहीं होगा, आप आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो क्या अकेला प्रोडक्शन आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करा पाएगा क्या? या आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है लेकिन आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा, तो क्या आप सिर्फ मार्केटिंग के बेसिस पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर लेंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो ये आइडेंटिफाई करना कि हमारे चेन की इन एक्टिविटीज़ की पोजिशन क्या है, ठीक है, इनमें किस तरह का कम्युनिकेशन है, कोलैबोरेशन है, अकॉर्डिंगली प्लानिंग करना, क्योंकि इन सारी एक्टिविटीज़ में कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है। तब जाके आप अपने कस्टमर्स को वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर सकेंगे, तब जाके आप मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर पाएंगे। तो इन सारी एक्टिविटीज़ का एनालिसिस करना, एसेस करना, इनकी पोजीशन को एसेस करना और अकॉर्डिंगली प्लानिंग करना, ताकि हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सके, दैट इज़ द वैल्यू चेन एनालिसिस। ठीक है, तो सिंपली वैल्यू चेन एनालिसिस क्या करता है? वैल्यू चेन एनालिसिस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने में हेल्प करता है। सो दीज आर द एक्टिविटीज़ ऑफ वैल्यू चेन: primary activities and support activities. Primary activity includes first inbound logistic, that means receiving, storing and distributing input. जिस तरह का प्रोडक्ट, जिस तरह का गुड या सर्विस आप बना रहे हो, उसके अकॉर्डिंग जो भी इनपुट है, मटेरियल है, उसको रिसीव करना, स्टोर करना और डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट इज़ इनबाउंड लॉजिस्टिक। सेकेंड हम बात करें ऑपरेशन। ऑपरेशन मीन सिंपली इनपुट टू फिनिश गुड में कन्वर्ट करना। इट इंक्लूड्स पैकेजिंग, असेंबलिंग, टेस्टिंग एक्सेट्रा। थर्ड एक्टिविटी आउटबाउंड लॉजिस्टिक। आउटबाउंड लॉजिस्टिक यानी अब गुड बन के रेडी है, सो कलेक्ट, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट टू द कस्टमर। ठीक है, इसमें वेयर हाउसिंग या ट्रांसपोर्टेशन, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा आउटबाउंड लॉजिस्टिक में। फोर्थ हम बात करें मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स इंक्लूड्स एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो सेलिंग से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट किस में आ जाएंगे? मार्केटिंग एंड सेल्स में। एंड द लास्ट वन इज सर्विसेज। सर्विसेज मीन्स अपने कस्टमर को मोर वैल्यू प्रोवाइड करना, ताकि आप क्या कर सको, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को एनहेंस कर सको। जैसे मान लीजिए हमने कोई वॉशिंग मशीन परचेज़ किया है, तो उसकी इंस्टॉलेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना फ्री ऑफ कॉस्ट, किस तरीके से वो मशीन काम करेगी, या उसकी रिपेयर वगैरह 1 और 2 टाइम्स उसकी रिपेयरिंग सर्विसिंग फ्री देना। तो ये सारी एक्टिविटीज़ किस में आ जाएंगी? ये सारी एक्टिविटीज़ सर्विसेज में आ जाएंगी। तो इन पांचों एक्टिविटीज़ को कंबाइनली क्या बोलते हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज़। लेकिन इनके काम करने के लिए हमें कुछ सपोर्ट एक्टिविटीज़ की भी रिक्वायरमेंट होती है। द फर्स्ट सपोर्ट एक्टिविटी इज प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब जो रिसोर्सेज आपको रिक्वायर्ड है उनको प्राइमरी एक्टिविटीज़ से आपको क्या करना है? एक्वायर करना है। मतलब एक बार मटेरियल, गुड्स जो भी रिक्वायर्ड है वो प्रीमाइस में आ चुका है, अब जिस डिपार्टमेंट को जिस तरह के मटेरियल की इनपुट की रिक्वायरमेंट है वो उसे एक्सेस करेगा, दैट इज़ कॉल्ड प्रोक्योरमेंट। सेकंड सपोर्ट एक्टिविटीज़ टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोसेस डेवलपमेंट, कंटिन्यूसली R&D करना, नो हाउ, यूज़ ऑफ IT, दीज एक्टिविटीज़ इंक्लूड इन टेक्नोलॉजी।
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में वो सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो ह्यूमन रिसोर्स को रिलेट करती है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स का रिक्रूटमेंट करना, उनको ट्रेन करना, उनकी रिवॉर्डिंग, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, ये सारी एक्टिविटीज़ किस में आ जाएंगी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। एंड द लास्ट वन इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सारा बेसिक जिसमें हम काम कर रहे हैं वो सारा आ जाएगा, फिर चाहे उसमें प्रीमाइस हो, बेसिक फैसिलिटीज़ हो, अमेनिटीज़ हो, या आपकी फाइनेंस की फैसिलिटी हो, आपका क्वालिटी मैनेजमेंट हो, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट हो, आपकी प्लानिंग करने का तरीका, ये पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये सारी एक्टिविटीज़ मिला के क्या बनाती हैं, सपोर्ट एक्टिविटीज़। तो कंबाइंडली वैल्यू चेन में 2 तरह की एक्टिविटीज़ होती है, प्राइमरी और सपोर्टिव, और इनका एनालिसिस करके हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? तो मीनिंग स्टार्ट करने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, या एक दो एग्जांपल कोट करते हैं। जैसे हम बात करें एप्पल INC की, तो एप्पल अगर हमें ध्यान हो लेट 1990s में वो ऑब्सोलेंसी के करीब पहुंच गया था, लेकिन अगर आज हम बात करें एप्पल की, तो वो मोबाइल फ़ोन्स के मार्केट में या लैपटॉप्स या टैबलेट्स के मार्केट में एक लीडिंग कंपनी है। ऐसा क्या चेंज किया, ऐसा क्या हुआ कि ऑब्सोलेंसी के पास पहुंचने के बाद भी आज एप्पल लीड कर रहा है मार्केट में? या हम बात करें पतंजलि की, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को टक्कर देना और अकॉर्डिंगली मार्केट में अपनी एक ब्रांड इमेज क्रिएट करना या इतने बड़े मार्केट को कैप्चर करना, तो ऐसा क्या हुआ या ऐसा क्या किया पतंजलि ने, किस तरीके से उसने मार्केट में लीड किया? तो ये सारे एग्जांपल इस बात को शो करते हैं कि जैसा हम देखते हैं कि मार्केट में या इंडस्ट्री में हर कंपनी सक्सेसफुल नहीं होती है। तो कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं, और कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो फेल हो जाती हैं। जैसे एप्पल और पतंजलि के बारे में बोले तो ये लीड कर रही है मार्केट में, कंपटीशन को डिफीट करके और मार्केट में लीड कर रही है। तो ऐसा किस बेसिस पर होता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, कुछ कंपनीज मार्केट में लीड कर रही हैं और कुछ कंपनीज मार्केट में फेल हो रही हैं। ऐसा क्यों होता है? ये उनकी अपनी कुछ यूनिक स्ट्रेंथ होती हैं, जिन स्ट्रेंथ की वजह से वो क्या कर पाती हैं, मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर्स को डिफीट कर पाती हैं और लीड कर पाती हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल कि एप्पल की अपने आप में क्या जो खूबी है, यूनिकनेस है, वो डिफ्रेंसिएशन पर काम करता है। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन यानी उसके प्रोडक्ट, जब भी मार्केट में उसका प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसमें एक नए फीचर होते हैं, वो डिफ्रेंसिएशन कॉन्सेप्ट पर काम करता है। या अगर पतंजलि की बात करें तो उसका जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना अपने आप में यूनिक है कि वो बाकी कंपनीज़ पर क्या करता है, बाकी कंपनीज़ को डिफीट करके और लीड करता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी यूनिक स्ट्रेंथ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब इन स्ट्रेंथ्स को और ज़्यादा डेवलप किया जाता है तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स को डिफीट करके मार्केट में क्या गेन करते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करते हैं। तो पहले तो हम ये बात करते हैं कि ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता क्या है, और फिर हम ये बात करेंगे कि ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सिंपली, if a company's strategies result in superior performance, it is said to have a competitive advantage। आपकी परफॉर्मेंस मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में सुपीरियर है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे कि आप क्या गेन कर रहे हैं, आप क्या अचीव कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। It is set of a unique features of a company and its products that are perceived by the target market as significant and superior to the competition। ठीक है, आपके प्रोडक्ट में या आपकी कंपनी में कुछ ऐसी स्पेशलिटीज़, कुछ ऐसे यूनिक फीचर होते हैं जिनके थ्रू आप अपने कॉम्पिटिटर्स को डिफीट करके उस टारगेट मार्केट में लीड करते हैं। ठीक है, या सिंपल वर्ड्स में बोला जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, से एक ऑर्गेनाइजेशन इज सेड टू हैव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इफ its profitability is higher than average profitability for all companies in industry। ठीक है, जैसे
मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री के बारे में हम बात करें तो लीड करने वाली कंपनी, अगर सबसे ज़्यादा लीड करने वाली कंपनी के बारे में बात करें तो वो एप्पल INC है। तो अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि आप क्या गेन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर रहे हैं। अब ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम कैसे गेन कर सकते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं या कौन से ऐसे टूल्स होते हैं या रिसोर्सेज होते हैं जिससे हम एडवांटेज गेन कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। द सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज and a firm's ability to earn profit depend upon 4 major factor। यानी आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे और इस एडवांटेज को सस्टेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये डिपेंड करता है 4 मेजर फैक्टर्स के ऊपर। दैट मीन्स अगर आप में ये फैक्टर्स हैं तो आप सिर्फ एडवांटेज गेन नहीं कर पाएंगे, आप उसे सस्टेन भी कर पाएंगे। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? द फर्स्ट फैक्टर इज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है आपके पास जो भी रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ हैं वो लॉन्ग टर्म तक आपके पास में मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द रेट एट विच फर्म्स रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज डिटोरिएट। जिस स्पीड से आपके रिसोर्सेज डिटोरिएट होंगे, आपकी कैपेबिलिटीज डिटोरिएट होती जाएंगी, ख़त्म होती जाएंगी, तो जितनी स्पीड से होंगी उतना ही आपका एडवांटेज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। फिर चाहे हम बेसिक फैसिलिटीज़ की बात करें, ठीक है, अब वो आपके पास में पुरानी हो चुकी हैं तो आप एडवांटेज गेन नहीं कर पाएंगे। या आपके मैनेजमेंट की बात करें कि आपका जो स्किल्ड मैनेजमेंट है, आपके जो मैनेजर्स हैं या जो दूसरे भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, अगर उनका रिटायरमेंट हो रहा है या बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रिटायर्ड होते जा रहे हैं तो आपके पास में वो रिसोर्सेज या कैपेबिलिटीज़ अब आप उनको रिटेन नहीं कर पा रहे क्योंकि इनके डिटोरिएशन की रेट क्या है, फास्ट है। तो इस सिचुएशन में अगर ये रेट फास्ट है तो आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो ये रेट क्या होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए, तभी हम क्या बोल पाएंगे कि हमारे रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, ड्यूरेबल। तो सिंपली जितना लॉन्ग ड्यूरेशन तक हम हमारे स्किल्ड स्टाफ को या हमारे रिसोर्सेज को या हमारे इनोवेशंस को, हमारे पेटेंट्स को जितने लॉन्ग ड्यूरेशन तक हम मेंटेन कर पाएंगे उतना ही हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हम प्रॉफिट गेन कर पाएंगे और उसको सस्टेन कर पाएंगे। सो द फर्स्ट फैक्टर इज ड्यूरेबिलिटी। द सेकेंड फैक्टर इज ट्रांसफरेबिलिटी। ठीक है, मान लिया कि आपके फैक्टर्स ड्यूरेबल है, लॉन्ग टर्म तक आप उनको मेंटेन करने में केपेबल हो, लेकिन राइवल्स का कोई भरोसा नहीं है। अगर राइवल्स ने ज़्यादा रेम्यूनरेशन या एक अच्छा पैकेज ऑफर करके आपके मैनेजमेंट को आपके किसी स्किल्ड किसी की पर्सन को तोड़ लिया तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कम हो जाएगा या आप उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो ट्रांसफरेबिलिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सिंपली इट्स इरोजन बाय राइवल्स। ठीक है, राइवल्स किस तरीके से आपके रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं या अपनी तरफ खींच रहे हैं, किसी न किसी एडवांटेज के थ्रू आपको कोई ना कोई फ़ायदा बताकर अपनी तरफ खींच रहे हैं अगर, तो उससे क्या होगा, ठीक है आपके रिसोर्सेज आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक मेंटेन करने में केपेबल हो, लेकिन अगर राइवल्स ने उन्हें अपनी तरफ ले लिया तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपके रिसोर्सेज ट्रांसफ़र हो गए। अब आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो रिसोर्सेज में क्या होना चाहिए, लेस ट्रांसफरेबिलिटी होनी चाहिए। अगर इजीली ट्रांसफरेबल है तो फिर आप अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को सस्टेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, अदर फैक्टर, थर्ड फैक्टर की हम बात करें, दैट इज़ इमिटेबिलिटी। इमिटेबिलिटी का मतलब होता है कॉपी हो जाना। अगर आपकी प्लानिंग, आपके प्रोडक्ट्स, आपके फॉर्मूलाज, ये सारी चीज़ें इजीली और क्विकली कॉपी हो जाती है तो आप अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, इमिटेबिलिटी मीन्स हाउ क्विकली एंड इजीली रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज आर कॉपीड। जैसे मान लीजिए आपने कोई फॉर्मूला बनाया, कोई प्रोडक्ट बनाया, मार्केट में उसकी बहुत डिमांड है, आपने लीड किया, आप प्रॉफिट गेन कर रहे हो, लेकिन आपके राइवल ने, आपके कॉम्पिटिटर ने उस प्रोडक्ट को, उस फॉर्मूले को बहुत इजीली और क्विकली कॉपी कर लिया। ठीक है, और वो भी अब उस प्रोडक्ट को बना रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका मार्केट क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा और आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। और जो आप लीड कर रहे थे, आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर रहे थे, अब क्या होगा, आप उसे सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो ईजी इमिटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को सस्टेन कर पाएंगे। ठीक है, द लास्ट फैक्टर इज एप्रोप्रिएबिलिटी।
इतना सब कुछ हम कर रहे हैं लेकिन हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है अगर वही अप्रोप्रिएट नहीं है तो हम सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो अप्रोप्रिएबिलिटी क्या बोलती है? द एबिलिटी ऑफ फर्म्स ओनर टू गेन अप्रोप्रिएट रिटर्न। अगर आप एक सफिशिएंट रिटर्न नहीं गेन कर पाएंगे तो आप मार्केट में सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर रिटर्न गेन करना है ताकि हम लीड कर सके, हम सर्वाइव कर सके, देन हम लीड कर सके और सिर्फ लीड ना करें उस पोजीशन को सस्टेन भी कर सके। तो ये 4 फैक्टर्स, रिसोर्सेज में ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, इजी ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, इजी एंड क्विकली इमिटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए और एक अप्रोप्रिएट रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए। अगर ये 4 फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं तो एक फर्म सिर्फ प्रॉफिट गेन ही नहीं कर सकती, अपने उस प्रॉफिट को, अपने उस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को सस्टेन भी कर सकती है। तो फर्म का प्रॉफिट और उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को सस्टेन करना ये डिपेंड करता है इन चारों फैक्टर्स पर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी किन बातों पर डिपेंड करती है? तो एक सिंपल सा आंसर है कि एक किसी भी कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर। जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल में रहेगा, कम होगा, उतने ही प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होंगे और उतना ही कंपनी प्रॉफिट अर्न कर पाएगी। सेकेंड डिपेंड करता है कंपनी के प्राइस के ऊपर, जो वो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए चार्ज करती है। तो प्राइस ऐसा होना चाहिए कि कंपनी को क्या मिले, एक रीजनेबल प्रॉफिट मिले, और प्राइस ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर के लिए भी क्या हो, जस्टिफाइड हो, कि हम किसी 20 रुपीज़ के पैन के लिए हम 200 रुपीज़ या 300 चार्ज नहीं कर सकते, और 20 रुपीज़ के पैन के लिए हम अगर 5 रुपीज़ चार्ज करते हैं तो भी हम मार्केट में ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएंगे। तो प्राइस कैसा होना चाहिए जिसमें कंज्यूमर के लिए जस्टिफिकेशन भी हो, वो इजीली दे सके उसके लिए, और सप्लायर के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए क्या हो, एक रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन हो। और तीसरा डिपेंड करता है उसके कस्टमर के ऊपर, ठीक है, कि जो प्रोडक्ट और सर्विसेज परचेज करने वाले जो कस्टमर्स हैं वो किस तरह के हैं, वो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं या वो इंडिविजुअल बायर्स हैं। तो वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करेगा। से आप होलसेल में कमोडिटीज़, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो या रिटेल में प्रोवाइड कर रहे हो, तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी हो सकती है, ठीक है। अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में अगर हम अल्टीमेटली लास्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू माइकल पॉटर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के 2 रास्ते होते हैं, 2 तरीके होते हैं। या तो आप मार्केट में कॉस्ट लीडर बन जाओ, यानी आपके प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में सबसे कम होना चाहिए, तो हम उसे बोलेंगे कि आप कॉस्ट लीडर होकर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर रहे हो। क्या दूसरा तरीका होता है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन मीन्स आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या, आपके प्रोडक्ट के फीचर्स क्या होने चाहिए, बिल्कुल यूनिक होने चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एप्पल के प्रोडक्ट के फीचर्स क्या होते हैं, यूनिक होते हैं जब वो फर्स्ट टाइम लॉन्च होते हैं, और उसके लिए वो प्रीमियम प्राइस भी चार्ज करता है। दैट कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। लेकिन मैं अगर जियो की बात करूँ, रिलायंस जियो, तो उसके जब वो मार्केट में आया था तब उसके प्राइसेस उसके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में बहुत कम थे। वो कॉस्ट लीडर बना और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन किया। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के अकॉर्डिंग टू माइकल पॉटर देयर आर 2 वेज, कॉस्ट लीडर एंड डिफरेंशिएशन। ये दोनों टॉपिक माइकल पॉटर की जेनेरिक स्ट्रैटेजी में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि देयर आर 2 वेज ऑफ जनरेटिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ईदर कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन।